गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी ऑनलाइन आ गए हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। चलिए आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसे हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने अपनी यूनिट सेकंड का जो फर्स्ट टॉपिक था फिजियोलॉजी ऑफ सर्कुलेशन वो सारा कंप्लीट कर लिया। आज हम अपनी सेकंड यूनिट का सेकंड टॉपिक यानी फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, राइट। तो लास्ट क्लासेस के अंदर हमने जो अपना टॉपिक स्टार्ट किया था वो था फिजियोलॉजी ऑफ सर्कुलेशन और आज हम करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। तो पिछली बार हमने सर्कुलेशन की कार्यकी देखी कि कैसे सर्कुलेशन का जो काम है हमारी बॉडी में होता है, और आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। तो आज हम इस टॉपिक के अंदर और आने वाले टॉपिक को हम ये देखेंगे कि रेस्पिरेशन का जो काम है वो बॉडी में कैसे होता है। और आपको पता है ये हमारी जो बुक है उसका नाम ही है मेमेलियन फिजियोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी। तो मेमेलियन फिजियोलॉजी का मतलब स्तनधारियों में होने वाली कार्यकी, मतलब मैमल्स में कौन आते हैं, स्तनधारी जीव, जितने भी स्तनधारी, और हमें भी इंक्लूड किया गया है। तो स्तनधारी जीवों में यानी कि हमारे अंदर कैसे रेस्पिरेशन का जो काम है वो कैसे चल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, रेस्पिरेशन होता क्या है। रेस्पिरेशन मीन एंजाइमेटिक प्रोसेस नोन हैज इंटरनल रेस्पिरेशन, टिश्यू रेस्पिरेशन, डार्क रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन और माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन। ये सारा का सारा क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन, श्वसन। रेस्पिरेशन क्या है, एक्चुअल में एक एंजाइमेटिक प्रोसेस है। क्या है, जैसे ये मतलब ना, आप जैसे कुछ बच्चों से पूछा रेस्पिरेशन की तो आप बोलोगे सर सांस लेना, अंदर लेना और सांस छोड़ना रेस्पिरेशन होता है। ये रेस्पिरेशन नहीं होता। वो अगर सांस अंदर ले रहे हो, अगर आप एयर को अंदर खींच रहे हो तो वो होता है इनहालेशन, और अगर आप सांस को बाहर छोड़ रहे हो तो वो होता है एक्सहालेशन। क्या बोलते हैं उसको, इनहाल करना और एक्सहाल करना। एक्स का मतलब बाहर की तरफ आप एयर को बाहर निकाल रहे हो, ठीक। एक्चुअल में जो रेस्पिरेशन है वो एक एंजाइमेटिक प्रोसेस है। एंजाइमेटिक मतलब एंजाइम द्वारा चलाई गई एक रिएक्शन है। एंजाइम की हेल्प से एक रिएक्शन चलती है, एक अभिक्रिया चलती है, और उसे आप जानना किस किस नाम से जानते हो, इंटरनल यानी आंतरिक श्वसन, या कोशिकीय श्वसन, या डार्क रेस्पिरेशन, या ऊतकीय टिश्यू रेस्पिरेशन, ऊतकीय श्वसन या कोशिकीय श्वसन, या माइटोकॉन्ड्रियल श्वसन। ये सारे के सारे जो आप रेस्पिरेशन के नाम सुने, ये सब किसके नाम है, रेस्पिरेशन के। तो कहते हैं रेस्पिरेशन लिबरेशन मेटाबॉलिक एनर्जी हैज़ अ एटीपी। कहता है रेस्पिरेशन के दौरान आपको एक मेटाबॉलिक एनर्जी रिलीज होती है, लिबरेट होती है, बनती है, उत्पन्न होती है। मेटाबॉलिक मतलब जो इन अभिक्रियाओं को, जो मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि टोटल रिएक्शन ऑफ योर बॉडी, टोटल शरीर के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर जितनी आपकी रिएक्शंस चल रही हैं उन्हें कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो उन मेटाबॉलिक रिएक्शंस को चलाने के लिए, उन रिएक्शंस को चलाने के लिए जो एनर्जी चाहिए, मेटाबॉलिक एनर्जी यानी कि एटीपी, वो कब लिबरेट होती है, कब उत्पन्न होती है, जब आपकी बॉडी में रेस्पिरेशन हो। यानी ये जो एंजाइमेटिक प्रोसेस है वो जब वो कंप्लीट होता है तो आपको क्या मिलती है, एटीपी मिलती है। इतनी बात क्लियर होगी। चलिए आगे देखते हैं। कहता है रेस्पिरेशन एक्चुअल में दो टाइप का है। एक है एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा है एन एरोबिक रेस्पिरेशन। यानी एक है ऑक्सीकरण श्वसन, दूसरा है अनॉक्सीकरण श्वसन। एक है ऑक्सीकरण श्वसन और दूसरा है अनॉक्सीकरण श्वसन। जो आपका एन एरोबिक रेस्पिरेशन है, रिपोर्टेड बाय, इसको सबसे पहले किसने बताया था, कॉस्टी चिन्ह, KOSTYTCHV, कॉस्टी चिव ने बताया था, ठीक। कॉस्टी चिव, सबसे पहले कॉस्टी चिव एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एन एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में, मतलब ऐसा श्वसन जहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत ही नहीं है। और एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब जो हवा, जो मतलब हवा की प्रेजेंस, हवा मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है। तो रेस्पिरेशन दो टाइप का हो गया, एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीकरण श्वसन और अनऑक्सीकरण। क्या होता है ऑक्सीकरण या एरोबिक रेस्पिरेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड विद यूज ऑफ ऑक्सीजन, और लास्टली कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड, यानी कार्बन रिलीज्ड हैज ए CO2। कहता है ऐसा रेस्पिरेशन, ऐसा श्वसन जहाँ पर आप भोजन का क्या कर रहे हो, ऑक्सीकरण कर रहे हो, उसका ऑक्सीडेशन कर रहे हो, उसका ऑक्सीकरण कर रहे हो, भोजन को ऑक्सीडाइज कर रहे हो, है ना, विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और फिर क्या हो रहा है, वहाँ से कार्बन रिलीज़ हो रहा है। कहने का मतलब ये मेरे पास आपके पास जो फूड है उसे तोड़ना है, सीधी सी बात, फूड को तोड़ना है। तोड़ोगे कहाँ? सेल के अंदर। सेल को तोड़ने के लिए क्या चाहिए? ये सारी चीज़ें चाहिए। एक तो उसे ऑक्सीजन चाहिए और पानी चाहिए। इनकी प्रेजेंस में आप उसको तोड़ोगे, और तोड़ने इनके साथ साथ आपको एंजाइम भी चाहिए, और साथ में क्या चाहिए आपको? माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए और साइटोक्रोम चाहिए। ये सब मिल, साइटोसोल जो आपका जो साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य, तो ये सब मिलकर क्या करते हैं? तोड़ने के बाद आपको क्या मिलता है? कार्बन मिलता है इन दी फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो बाहर फेंक दिया जाता है बॉडी से। पानी बनता है, और साथ ही साथ आपको 38 से 36 एटीपी यानी 686 किलो कैलोरी जो एनर्जी है वो आपको रिसीव होती है जब कभी आप एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करते हो। इतनी सी बात समझ आ गई कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब आपको बोलना है, सुनना है, समझना है, चलना है, फिरना है, खाना है, रोना है, धोना है, सब कुछ, इन सब में जो आपको एनर्जी, जैसे आप आंखों को ब्लिंक कर रहे हो, या अपने लिप्स को हिला रहे हो, कान को हिला रहे हो, नाक को हिला रहे हो, है ना, हर चीज़ आपकी हेयर को ग्रोथ करनी है, एवरीथिंग जो भी काम आप कर रहे हो उन सब के लिए आपको एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कैसे मिलेगी आपको? जब आप एरोबिक रेस्पिरेशन करोगे, मीन आप अपने जो आपने फूड खाया उसको आप ऑक्सीडाइज करोगे इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और आपको लास्ट में CO2 रिसीव होगी वहाँ पे, और ये पानी निकलेगा। साथ ही साथ ये एनर्जी बनेगी, 686 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी, यानी 38 से 36 ATP आपको एनर्जी की मिलेंगी। इतनी बात क्लियर होगी। अब बात कर लेते हैं हम एनारोबिक रेस्पिरेशन। कहते हैं ये है आपका इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। कैसे इनकम्प्लीट का मतलब क्यों बोल रहा है? एल्कोहल और ऑर्गेनिक एसिड विदाउट यूज ऑफ, मतलब कहते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन में को हम क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट, आधा अधूरा ना, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। एल्कोहल और जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं अकर इन द साइटोप्लाज्म, एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट, 2 ATP प्रोड्यूस। इस काम में सिर्फ आपको 2 ATP रिजल्ट में मिलती है, और एनर्जी का यहाँ पर लॉस होता है इन दी फॉर्म ऑफ हीट, वो गर्माहट के रूप में वेस्ट हो जाती है। और ये सारी रिएक्शन कहाँ चल रही है? साइटोप्लाज्म में। और यहाँ ये कैसी जो ये रिएक्शन चल रही है वो विदाउट द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर क्या होगा, आपका जो ऑक्सीजन है उसका कोई यहाँ भी यूज़ नहीं है, ठीक। और बनता क्या है लास्ट में? एल्कोहल और ऑर्गेनिक एसिड। एनोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, आपको एल्कोहल और ऑर्गेनिक एसिड मिलेगा रिजल्ट में। जैसे आपके पास ये देख रहे हो कि यहाँ मेरे पास फूड है, यानी कि ग्लूकोज है, C6H12, इसके ऊपर एंजाइम डाले गए साइटोसोल के अंदर। अब यहाँ पर क्या हुआ, देखो यहाँ लिखा था एंड माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ साइटोसोल की जरूरत भी है और माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत भी है, लेकिन यहाँ लिखा है सिर्फ साइटोसोल यानी साइटोप्लाज्म आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एल्कोहल मिला, ये इथाइल एल्कोहल C2H5OH प्लस 2CO2 प्लस सिर्फ मात्र 21 किलो कैलोरी, यहाँ मिल रही थी 686 किलो कैलोरी, यानी कि 2 ATP मिल रहे। और ऐसा आपको जो ये जो एनरोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलता है बैक्टीरिया, एस्कैरिस, टीनिया, प्लांट, RBC और मसल्स। अभी देखो सारे के सारे ना, इनके अंदर जो एनर्जी बहुत कम चाहिए इनको, इसलिए ये प्रोसेस हो रहा है। अब आपको पता है बैक्टीरिया कितने छोटे होते हैं, एस्कैरिस कितना छोटा होता है, टीनिया भी, प्लांट्स भी, जो छोटे वाले प्लांट माइक्रो, फिर RBC कितनी छोटी होती है, और मसल्स। इन इन सब के पास, और कईयों के पास तो ऑक्सीजन वहाँ पहुँचती नहीं है, तो इसलिए उनको ये काम करना पड़ता है मजबूरन। और कईयों को ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट ही कम, उनको एनर्जी इतनी चाहिए ही नहीं, उनका इतनी काम में ही, मतलब इतनी सी एनर्जी में उनका काम निपट जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई, ये तो समझ आ गया आपको। चलिए आगे बात करते हैं हम। तो रेस्पिरेशन आपने क्या समझा, रेस्पिरेशन क्या चीज़ है? रेस्पिरेशन इन्वॉल्व इनटेक ऑफ मॉलिकुलर ऑक्सीजन with incoming oxygen, oxidation of food, then elimination, produce in oxidation CO2, release of energy small doses, conversion ATP बायोलॉजिकल फॉर्म। अब वो कह रहा है हुआ क्या, ये जो रेस्पिरेशन है उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हुई। कहते हैं रेस्पिरेशन में सबसे पहले बात, पहले तो इनटेक ऑफ मॉलिकुलर ऑक्सीजन, आपने एनवायरनमेंट से, अपने एनवायरनमेंट से, फ्रॉम द एनवायरनमेंट, अपने वातावरण से मॉलिकुलर ऑक्सीजन O2 को इनटेक किया। जो आपकी मॉलिकुलर ऑक्सीजन है उसे आपने इनटेक किया, मतलब उसको अंदर लिया। तो क्या हुआ, विद इनकमिंग ऑक्सीजन, जैसे ही ये ऑक्सीजन आपके अंदर आई, आपके अंदर क्या हो गया, फूड का ऑक्सीडेशन हुआ। क्या हुआ, पहले स्टेप में तो क्या हुआ, आपने ऑक्सीजन अंदर ली। दूसरे स्टेप में क्या हुआ, आपके फूड का ऑक्सीडेशन हुआ। कहाँ हुआ, जब ये ऑक्सीजन बाया लंग्स से ब्लड में, और ब्लड से वो पहुँच गई हर एक टिश्यू के पास, हर एक सेल के पास ऑक्सीजन। वहाँ उसने सेल के अंदर जाके वहाँ जो फूड अवेलेबल था उस फूड को क्या किया, ऑक्सीडाइज किया।
उसका ऑक्सीकरण किया। फिर जब ये ऑक्सीकरण हुआ तो क्या हुआ, इलिमिनेशन प्रोड्यूस इन ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीडेशन के टाइम इलिमिनेशन हुआ, एक चीज़ उत्पन्न हुई और उसे इलिमिनेट किया गया, बाहर फेंका गया, किसको, CO2 को। ये ऊपर का एरो का मतलब होता है CO2 उड़ गई, मतलब निकाल दिया गया इसको। आपको पता है जब सांस बाहर छोड़ते तो वो आपने उसे बाहर निकाल दिया। उससे क्या हुआ, रिलीज ऑफ एनर्जी, साथ ही साथ एनर्जी भी रिलीज हुई इन स्मॉल डोजेज, छोटे छोटे टुकड़ों में, और बाद में उसे कन्वर्ट किया गया ATP के अंदर, जो एनर्जी का एक बायोलॉजिकल फॉर्म है। जो एक ATP यानी ये जो ATP एनर्जी है, ये इसका एक जैविक रूप है, ऐसा है बायोलॉजिकल। और ये सारा का सारा प्रोसेस कहाँ हुआ, सेल के अंदर हुआ, तो हम इसको क्या नाम देते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी कोशिकीय श्वसन। ये सब सारी घटना जो आपने पढ़ी, ये सेल की हेल्प से या सेल के अंदर चल रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या बोलोगे, सेलुलर कोशिकीय श्वसन। इतनी बात समझ आ गई, कोई दिक्कत नहीं आ रही। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करना है हमने। अब हम पढ़ते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या पढ़ेंगे हम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब आपको डायग्राम तो आपने कई बार, हज़ारों बार +1 +2 में, 10th के अंदर ये बनाए हुए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको अब डिटेल में और अच्छे तरीके से देखेंगे। पहले हम डायग्राम देख लें कि आपके पास ये आपका लंग्स है ना, ये ट्रैकिया है, विंड पाइप। तो ये जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड होती है। एक तो चली जाती है आपकी राइट लंग्स के अंदर, एक चली जाती है लेफ्ट लंग्स के अंदर, है ना। एक जो उसकी नलिका है, वो जो आपकी ट्रैकिया का एक जो ब्रांच है वो चलेगी आपकी लेफ्ट वाले लंग्स में, और एक चलेगी राइट वाले लंग्स के अंदर, राइट। फिर आगे जाके इनमें और बाइफर्केशंस होती जाती हैं। और लास्ट में जो आपका डायग्राम बनता है ये वाला। तो पहले इसको देख लेते हैं। ये तो होगी मेन जो चल रही है, उसका नाम है ट्रैकिया। जब वो ब्रांच में कन्वर्ट होगी, राइट और लेफ्ट चलेगी, तो उसका बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकस। क्या बोलते हैं उसको हम, प्रारंभिक ब्रोंकस, प्राइमरी ब्रोंकस, राइट। इसके बीच में जो आपको डैश दिख रहा है, ये क्या, रिंग ऑफ द कार्टिलेज। ये जो कार्टिलेज, हमारी दो तरीके की बोन होती है हमारे पास, एक होती है कार्टिलेज और दूसरी होती है, एक तो कार्टिलेज होती है और दूसरी कौन सी होती है, एक कार्टिलेज होगी और दूसरी होगी जो आपकी कैल्शियम जो कार्टिलेज, जैसे आपकी नाक वाली जो बोन होती है वो कार्टिलेज वाली बोन होती है, और जो आपकी दूसरी जो है वो बोनी है, मतलब उसमें हड्डी ज़्यादा हार्ड है ना, ये सॉफ्ट होती है। तो ये पाइप को क्या करती है, एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, ताकि ये दब ना जाए, है ना, प्रेशर से। जैसे अगर आपके ऊपर कोई छोटा बच्चा या छोटा कोई वेट है, अगर आपकी चेस्ट के ऊपर रख दूँ तो ये दब थोड़ी जाती है। क्यों, क्योंकि इनके बीच में क्या है, रिंग ऑफ द कार्टिलेज। बात समझ आ गई। आगे इनका बाय फिर से प्राइमरी ब्रोंकस वो सेकेंडरी ब्रोंकस में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक। इस तरीके से और आगे इनकी ब्रांचेस होती चली जाएंगी। लास्ट में आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है लंग्स का। तो आगे जाके लंग्स जो है वो किस में कन्वर्ट होगी, ईयर सैक के अंदर। एल्वोलाई और ईयर सैक, ये छोटे छोटे ऐसे बुलबुले से दिख रहे हैं ना, वो है एल्वोलाई ऑफ द ईयर सैक। एल्वोलाई और ईयर सैक, इनके ऊपर कवरिंग चढ़ी है, जिसे कहते हैं वॉल ऑफ ईयर सैक। ये ऊपर कवरिंग है इनके ऊपर। उस इन बॉल के ऊपर कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, जो आपकी रुधिर वाहिकाएं हैं उनका जाल बिछा होता है इस पूरी बॉल के ऊपर। जो आपकी ये बॉल बन रही है, उस पूरी बॉल के ऊपर, जैसे मैं आपको अच्छे से डिटेल्स बता दूं, तो जैसे ये आई लास्ट वाली, और ये ऐसे बबल सा बना, ठीक है। इसके ऊपर जो यहाँ से, तो ये क्या, बिल्कुल पतली सी ये जो वैक्यूल बना, इसे कहते हैं एल्वोलाई या ईयर सैक, है ना। इसको क्या बोलोगे, एल्वोलाई या ईयर सैक। इसके ऊपर जाल बिछा होगा, किसका, जो आपकी ब्लड वेसल है, पूरा उसको घेर लेगी, कवर कर लेगी, क्योंकि यहीं तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज चलना है, कि जो आपकी गैस है वो यहीं एक्सचेंज होगी, ठीक है। तो इतनी बात समझ आ गई। उसके अलावा एक तो आ रही है ट्राइब्यूटरी ऑफ द पल्मोनरी वेन, एक आ रही है एल्वुलर डक्ट। एक से तो ब्लड आएगा, एक से ब्लड वापस जाएगा। जो ब्लड आएगा, जो पल्मोनरी वेन है, वो तो क्या लेके आ रही है, आपका ब्लड को लेके आ रही है, ब्लड को वो लेके आ रही है। वो ब्लड कैसा है आपका, पल्मोनरी वेन के अंदर आपका कौन सा ब्लड होता है, सॉरी, पल्मोनरी वेन तो यहाँ से ब्लड लेके जाएगी, और पल्मोनरी जो आपकी आर्टरी है वो ब्लड को लेके आ रही है। और वो ब्लड कैसा है आपका, डीऑक्सीनेटेड, यानी अशुद्ध रक्त है, उसमें ऑक्सीजन की बहुत कमी है। और सिर्फ यही दो ऐसी हैं जो उल्टा काम करती है। बाकी में तो आपको पता, धमनी के अंदर हमेशा जो आपका है वो ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, और जो शिरा के अंदर होता है वो आपका कैसा होता है, डीऑक्सीनेटेड। यानी कि जो आपकी आर्टरीज है उसमें हमेशा शुद्ध ऑक्सीनेटेड ब्लड जाएगा, और जो आपकी वेन्स है उसमें हमेशा अशुद्ध जाएगा। लेकिन यहाँ उल्टा होता है। हार्ट से एक आर्टरी चलती है, पल्मोनरी आर्टरी, वो क्या लेके जाती है, अशुद्ध ब्लड कहाँ को लेके जा रही है, लंग्स की तरफ, और पल्मोनरी वेन वापस उस ऑक्सीनेटेड ब्लड को लेके जाएगी। तो यहाँ पर क्या हुआ,
ये एक ब्रांच का नाम है ब्रांच ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी। ये जो है ये पल्मोनरी आर्टरी है जो ब्लड को लेकर आई है, और ये है ट्राइब्यूटरी ऑफ द पल्मोनरी वेन, ये ब्लड को लेके जा रही है जो ब्लड साफ हो गया है, जिसमें ऑक्सीजन प्योर मात्रा में अच्छी कंटेंट में भरा हुआ है। इतनी सी बात समझ आ गई, ये डायग्राम समझ आ गया। अब लंग्स को देख लेते हैं। तो ये हमारे पास लंग्स है, ये हमारे पास है राइट और ये है लेफ्ट। जो अब आपके पास लेफ्ट वाला है वो 3 लोब में डिवाइड है, 1 2 3, और ये वाला भी है 1 2 3। तो ये क्या है, सुपीरियर लोब, नीचे ये है मिडल लोब, और ये क्या है इन्फीरियर लोब। ऊपर वाली क्या है सुपीरियर लोब, दूसरी है मिडल, और तीसरी है इन्फीरियर। ये 3 पार्ट में डिवाइड है आपका। उसका साइज़ भी, जो आपका ये वाला लंग्स है ना, जो आपका राइट वाला लंग्स है वो साइज़ में बड़ा होता है हैज़ कंपैरिजन टू जो आपका लेफ्ट वाला है। क्यों छोटा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर ना हार्ट, ये जो पोजीशन देख रहे हो ना आप, ये याद रखना आपकी बॉडी का सेंटर क्या है, ये है, ये सेंटर है बॉडी का, है ना। और हार्ट यहाँ होता है। हार्ट का जो नीचे वाला जो नुकीला हिस्सा है, मतलब हार्ट कैसे बनाते हैं, ये होता है ना हार्ट आपका, ऐसा होता है। ये जो पॉइंटेड अपेक्स है, ये जो दिख रहा है ना नुकीला हिस्सा, वो थोड़ा सा नीचे को झुका होता है अंदर की तरफ। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा जो हृदय है वो किस साइड को है, दाईं तरफ है, शरीर के, सॉरी बाईं तरफ है, मतलब लेफ्ट साइड होता है। लेकिन लेफ्ट ऐसा मतलब नहीं है कि यहाँ होता है, वो यहाँ है तो सेंटर में, लेकिन बस जो उसका ये जो निचला वाली चोंच है वो थोड़ी सी इधर को टिल्ट कर जाती है, झुक जाती है दबाव की वजह से, ठीक है। तो हम कहते हैं कि हमारा जो हार्ट है वो किस साइड होता है, लेफ्ट साइड होता है बॉडी में। लेकिन एक्चुअल में बिल्कुल आपकी सेंटर है ये बॉडी का, उसके साथ यही होता है, सेंटर में ही होता है वो, ठीक है। जहाँ पर आपका स्टर्नम, जो आपकी छाती वाली हड्डी है स्टर्नम, यहाँ होती है स्टर्नम, ये छाती वाली हड्डी, इसके जस्ट नीचे से अगर आप टच करके भी देख सकते हो, अगर आपकी जो छाती की हड्डी है जहाँ ख़त्म हो रही है ना, बिल्कुल उसके पास उंगली रख के देखो तो आपको अपने हार्ट बीट को महसूस करोगे आप, वहीं आपका हार्ट होता है। कभी भी ऐसा नहीं कि लेफ्ट साइड वाला यहाँ बिल्कुल एकदम किनारे पर नहीं होता बॉडी में, इस जगह नहीं मिलता आपको हार्ट, है ना। अगर मैं ये इस तरीके से ही है ना इसकी बॉडी, ये इसकी ऐसी बॉडी है, ये देखो ऐसी है ना, तो हार्ट यहाँ नहीं है, हार्ट सेंटर में ही है बॉडी के। क्लियर होगी बात, चलिए आगे देखते हैं। तो ये मैंने बात क्लियर कर ली। तो जो हमारा ये वाला ये छोटा भी होता है और उसके 2 ही पार्ट है, एक तो आपका लेफ्ट सुपीरियर लोब और नीचे है लेफ्ट इन्फीरियर लोब। उसके अलावा क्या क्या है इसमें, ये ट्रांसफ़र फिशर मतलब जो खंड बना रही है, जो इसको पार्ट में डिवाइड कर रही है, ट्रांसफ़र फिशर। उसके बाद है ये राइट मिडल लोब है, और ये ऑब्लिक फिशर, मतलब ऑब्लिक में होता है टेढ़ा होना, टेढ़ी में ये इसको बांट रही है। ये तो एकदम ट्रांसफर मतलब तो उसको बराबर बराबर बीचों बीच से बांट रही है, इसको टेढ़े में बांट रही है, तो उसका नाम है ऑब्लिक फिशर। उसके अलावा आपको ये जो छोटे छोटे छेद दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे अपर्चर, ये होते हैं आपकी जो पसली हैं उनकी कटिंग रह गई है, क्योंकि ये कटिंग काटी हुई है। नीचे जो आपको ये दिख रहा है ये क्या है, डायाफ्राम, क्या बोलते हैं इसको, ये लिखा ना डायाफ्राम, जो आपके लंग्स को, आपकी जो ये कैविटी अंदर जो खांच है उसमें ये संभाल के रखता है कि ताकि ये नीचे ना गिर जाए, खिसक ना जाए, ठीक। और ये कैसा होता है, फ्लेक्सिबल होता है। जब आप सांस भरते हो तो ये नीचे चला जाता है, जब सांस बाहर फेंकते हो तो ये फिर वापस ऊपर चला जाता है, राइट। उसके अलावा ये तो सारी चीज़ हमने क्लियर कर ली। और उसके बाद जो कवरिंग है, जो लंग्स जिस कवरिंग से ढका हुआ होता है उसे कहते हैं, बाहर वाली को कहते हैं पैरेटल प्लूरॉन, अंदर वाली को बोलते हैं विसरल प्लूरॉन, और बीच में जो खाली स्थान है जो कैविटी है उसे कहते हैं प्लूरल कैविटी। तो जो बाहर वाली उसे कहते हैं पैरेटल प्लूरॉन, अंदर वाली कैविटी को कहते हैं, परत को कहते हैं विसरल प्लूरॉन। और इन दो वॉल के बीच में, दो दीवार के बीच में, दो परतों के बीच में जो कैविटी है, जो गुहा है, उसे कहते हैं प्लूरल कैविटी। और इसके बीच में लिक्विड भरा होता है, ठीक, जो उसको मतलब कोई भी चोट से या किसी भी जर्क से, झटके से बचा के रखता है लंग्स को। और ये हमारी क्या है, ट्रैकियल कार्टिलेज, ये कार्टिलेज लगी हुई बीच में, जिससे ये पाइप दबती नहीं है, पिचकती नहीं है, राइट। और ये हमारी ट्रैकिया है, आगे जाके दो में राइट और लेफ्ट में कन्वर्ट हो गई है। इतनी बात समझ आ गई, कोई दिक्कत नहीं, इतना हार्ड, ये दोनों डायग्राम अपने अच्छे से बना लेने और अच्छे से देख लेने, इतनी क्लियर होगी बात। चलिए आगे देखते हैं। तो ये क्या डायग्राम हो गया, ह्यूमन ट्रैकिया एंड लंग्स के बारे में। चलिए आगे बात करते हैं कि ब्रीथिंग का मैकेनिज्म कैसे होता है, कैसे हमारे अंदर, शरीर के अंदर जो श्वसन का जो क्रियाविधि है वो कैसी होती है। सिंपल सी है, कहता है